हेलो स्टूडेंट, दिस साइड रितेश चंद्र सर और विनर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज का दिन है, हम लोग आज संडे टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि आज के टेस्ट में जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था कल, उसमें बहुत शानदार आपके मार्क्स आए होंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था। आसानी से क्वेश्चन हो गए होंगे, लेकिन फिर भी किसी को डाउट है तो आज हम लोग उस सेशन को एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग जो भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे डाउनलोड कर दीजिए क्योंकि सारी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। ये रहा हमारा व्हाट्सएप चैनल, इसे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि सारी अपडेट इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। ओके, तो बढ़ते हम लोग आगे। सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, तो आज हम लोग संडे टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक करेंगे। जहां जिसको जो डाउट लगे वो जरूर मुझसे पूछ ले। चलिए भैया, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था? भैया देखो, ये वो पंचवर्षीय योजना थी जहां पर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का एक नारा दिया था, ठीक है। पुअर एरिडिक्शन, दैट इज गरीबी हटाओ, ये नारा उन्होंने दिया था। ये वो पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ 4 वर्ष तक चली थी। जनता सरकार ने 4 वर्ष के बाद इनकी सरकार को हटा दिया था और फिर 2 साल तक उनकी सरकार थी, लेकिन 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार ने जनता सरकार को हटा दिया था और फिर से उन्होंने नई सरकार बनाई थी। तो कुछ इस तरह की इसे कहानी है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मिनिमम नीड कार्यक्रम जो है वह पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। वो कौन सी ईयर से थी भैया? दैट इज 1974 से लेकर 1979 के बीच में पांचवी पंचवर्षीय योजना चालू थी भैया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज समझने लायक है कि भैया कि उस समय ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी कि भैया सरकार को गिराना पड़ा था। तो जो सरकार की नीतियां थी वह देश के विरुद्ध चल रही थी, ऐसा उनको लगता था जनता सरकार को, तो उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के बाद सरकार गिरा दी गई थी। चलिए भैया, तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो कब से कब तक है भैया? किसी को पता है? दैट इज 1961 से लेकर 66 के बीच में, बिल्कुल सही। 1961 से लेकर 66 के बीच में। इसके बाद योजना अवधि दैट इज प्लान हॉलीडेज था, 3 साल का प्लान हॉलीडेज था 1967, 68 और 69। देन 69 से लेकर 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना थी भैया। ओके, तृतीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पर थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर 97 के बीच में थी। नौवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 97 से लेकर 2002 के बीच में थी। जब आज़ादी के हम लोग 50 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे थे, उस समय हमारे देश के अंदर यह नवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम जैसी बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर क्रियान्वयन किया गया था। ये नवी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना मैंने टाइमिंग बता दिया है, 1969 से लेकर 74 के बीच में। गाडगिल फॉर्मूला, यहाँ पे प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। आई होप कि ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत किया गया था? अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द नेशनल प्लानिंग कमिटी फर्स्ट कंटिन्यूड? किसके अध्यक्षता में सबसे पहले राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? हम सबको पता है उस समय जब भी योजना की बात आती है, जब भी देश में प्लानिंग की बात आती है, वहां पर श्री जवाहरलाल नेहरू जी का नाम जरूर आता है। तो यहाँ पे भी उसका आंसर वही है। इनकी अध्यक्षता, किनकी अध्यक्षता थी? श्री जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता थी यहाँ पर, श्री जवाहरलाल नेहरू। यही प्लानिंग कमीशन के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे और लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे। गुलजारी लाल नंदा जी जो थे उपाध्यक्ष थे, ये 10 साल तक उपाध्यक्ष रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी
9 के बाद, ठीक है, लगातार जितनी भी पंचवर्षीय योजना हुई 1985 तक, उसमें उनमें ये प्रधानमंत्री रही है। इनके बीच में एक और प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, 1964 से लेकर 66 के बीच में। तो ये कार्यकाल और इनके नाम जरूर याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भारत में आर्थिक नियोजन पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? प्लान्ड, ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन कि भारत का भविष्य कैसे होगा, भारत आने वाले समय में कैसे काम करेगा, कैसे भारत विकसित बनेगा, ये सब की कल्पना इस बुक में की गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई थी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके अंदर बहुत बड़े साइंटिस्ट है और इनका नाम विश्व इंजीनियर दिवस पर भी इनके नाम से विश्व इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर थे। इन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन की बुक लिखी थी। इनका कहना ऐसा था कि भारत को किससे, कृषि से, ठीक है, कहां पर, औद्योगिक, ठीक है, इंडस्ट्री, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था पर स्विच करना था। कहां से बेटा? कृषि से औद्योगिक आधारित किस पर? अर्थव्यवस्था पर बदलना था। इनका उद्देश्य ये था क्योंकि कृषि जो है बारिश पे आधारित है और बारिश क्या होती है? अनिश्चित होती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। इसलिए एक चीज पर अगर हमारी अर्थव्यवस्था रहेगी तो कहीं ना कहीं डगमगा सकती है। इसलिए इन्होंने जो बोला था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था अब दोनों तरफ होना चाहिए, कृषि के साथ साथ इंडस्ट्री पे भी होना चाहिए थी, ठीक है। तो भारत में आर्थिक नियोजन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, के द्वारा लिखी गई थी। ओके, ये तो पता है भैया, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेतृत्व के संबंध में कौन सा गुण होना चाहिए भैया, बताइए। नेतृत्व के लिए निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज रिक्वायर्ड फॉर द लीडरशिप? कौन कौन सी क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है लीडरशिप के लिए? अपरिपक्वता, बुद्धिमत्ता, कठोरता, आत्मकेंद्रितता, ठीक है। देखो, इमैच्योरिटी तो होना नहीं चाहिए। इमैच्योरिटी का मतलब होता है कि जो सही समय पे सही निर्णय नहीं देते हैं, वो बोलते हैं ना मैच्योर नहीं हुआ यार बच्चा, मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर मतलब कि उसके अंदर परिपक्वता नहीं आई है ना। एक कच्चा आम और पक्का आम, ठीक है। कच्चा आम मतलब कि इमैच्योर है, पक्का आम मतलब कि उसके अंदर सारे गुण आ चुके हैं, ठीक है। दुनियादारी के, रहन सहन के सारे गुण आ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड परिपक्वता। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें नेतृत्व में के लिए निम्न से कौन सा गुण आवश्यक होता है? अपरिपक्वता तो नहीं हो सकता है। कठोरता, कठोरता का मतलब होता है कि हर जगह जो बोल दिया, जैसा बोल दिया वैसा का वैसा ही होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? कठोरता कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। इसके बाद है आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता का मतलब ये होता है कि खुद के लिए सोचना, बस स्वयं के लिए सोचना, स्वयं के लिए ही सोचना, स्वयं के लिए सोचना, स्वयं के लिए सोचना और करना, स्वयं के लिए सोचना और करना, दैट इज कॉल्ड आत्मकेंद्रिता, ठीक है। खुद में मगन रहना, खुद के बारे में सोचते रहना, खुद करते रहना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रिता कहते हैं, ठीक है। कठोरता समझ में आ गया। जो लचीला नहीं होता है वो कठोर होता है। जो अपने निर्णय पे अड़िग रहता है, जो हर काम को एक बार बोलने के बाद उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कठोरता। ये ऑटोक्रेटिक, ठीक है। ये कौन किस टाइप के लीडर होते हैं? ऑटोक्रेटिक टाइप के लीडर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। जो बोलता है कि भैया निरंकुश, निरंकुश जिसको हिंदू में बोलते हैं हम लोग निरंकुश, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग निरंकुश। निरंकुश, निरंकुश क्या बोलता है? जैसा मैंने बोल दिया वैसा का वैसा सबको करना है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। तो ये तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। ये तीनों ही नहीं होंगे। जो आंसर है वो है बी, बुद्धिमत्ता होना चाहिए, इसके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, सही समय पर सही निर्णय लेना,
सभी को समझना, सभी को समझना, सभी को समझना और सही समय पर निर्णय लेना। सही समय पर निर्णय लेना, दैट इज कॉल्ड बुद्धिमत्ता। ठीक है, चलो। ग्रामीण महिलाओं के समूह के नेता में निम्न से कौन सा प्रमुख गुण होना चाहिए? अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको अपने आप मन से लिख सकते हो, आराम से इसका आंसर बता सकते हो। जब भी स्वयं सहायता ग्रुप बनाया जाता है, SHG है ना, स्वयं सहायता ग्रुप, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, स्वयं सहायता समूह, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज कॉल्ड SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सभी लोग इधर ध्यान दें, अनावश्यक बातचीत ना करें प्लीज। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज स्वयं सहायता ग्रुप। तो ग्रामीण महिलाओं के समूह के नेता के रूप में, मतलब स्वयं सहायता समूह बन जाता है सात आठ महिलाओं का। उनका जो लीडर होती है, उनकी जो लीडर होती है, उसके अंदर किस टाइप का गुण होना चाहिए, ऐसा पूछा है। कौन सा प्रमुख गुण होना चाहिए? कौन सा प्रमुख गुण होना चाहिए? लचीलापन, स्वयं का हित, समूह का हित, या ठीक है ये सभी गुण। ठीक है, तो लचीलापन तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा है स्वयं का हित, सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, स्वयं का हित भी यहां पर, चूंकि ग्रामीण महिलाओं की समूह की बात की जा रही है, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक सदस्य है, तो उसके अंदर भी एक खुद का गुण होना चाहिए कि भैया खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए किसी न किसी के रूप में। ठीक है, उसके बाद समूह का हित, ये सभी गुण। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले ग्रामीण महिलाओं के समूह के नेता के रूप में, जब भी हम लोग नेता की बात करते हैं, जब भी हम लोग नेता की बात करते हैं, तो मेन चीज जो होती है वो है सभी का गुण, है ना, सभी को इसमें इंक्लूड करना होना चाहिए, समूह का। अगर नेता की जब भी बात की जा रही है, जब भी नेतृत्व की बात की जा रही है, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचो। नेता जो होता है अदर के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है। नेतृत्व के यही गुण होते हैं, टू मॉडिफाई अदर पीपल, लोगों को परिवर्तित करना, दैट इज द वर्क ऑफ नेता। लोगों को परिवर्तित करना नेतृत्व के गुण होते हैं। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वह डी होगा, डी इज राइट आंसर। ये सभी गुण इसके अंदर होना चाहिए, ये सभी गुण इसके अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, सो डी इज राइट आंसर, डी सही जवाब है। सर यहाँ पे स्वयं का हित क्यों बोल रहे हो? सर आपने तो मना किया लीडर के अंदर क्यों? अरे बेटा, ये क्या बनना है? एक समूह बन रहा है, समूह के अंदर वो खुद भी एक एक बोलना चाहिए ना, एक सदस्य है। जब सदस्य खुद अपने बारे में नहीं सोचेगा तो फिर कौन सोचेगा? भैया खुद का हित भी तो सोचना पड़ेगा ना। सर आपने तो मना किया था कि भैया नेतृत्व के अंदर ऐसा होता है। अरे बिल्कुल मना किया है, लेकिन नेतृत्व और समूह वाले नेतृत्व के बीच में अंतर है। यहाँ पे स्वयं सहायता ग्रुप की बात की जा रही है। जब स्वयं सहायता ग्रुप की बात की जा रही है तो वह नेता भी उस समूह का एक सदस्य है, तो खुद का फायदा भी तो होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे स्वयं का हित लिखा गया है। तो स्वयं का हित का मतलब ये नहीं है कि भैया कि भर भर के पैसा दे दो, भर भर के उसका फायदा हो। मतलब जो जितना उसको फायदा मिल रहा है वो मिलना चाहिए। ठीक है, सपोज करो सभी लोगों को मतलब कि ग्रुप के अंदर एक व्यवसाय चालू करने के लिए पैसा दिया गया, तो खुद का हित भी तो देखेगी ना। वो महिला के जो नेतृत्व करने वाली जो लेडीज होगी, वो खुद का हित भी तो देखेगी कि मुझे जो समूह में पैसा मिला है, तो मैं इसका प्रयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करूं, अपने व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए करूं। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्वयं का हित। और यहाँ पे स्वयं का हित का मतलब पूरी तरीके से लालच करना नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये सभी गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का लक्ष्य नहीं है? कौन सा परामर्श का लक्ष्य नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा परामर्श का लक्ष्य नहीं है? इनमें से कौन सा परामर्श का लक्ष्य नहीं है? व्यवहार बदलने की सुविधा देना,
ठीक है, परामर्श का मतलब क्या होता है? परामर्श का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। परामर्श का मतलब क्या होता है? देखो, परामर्श का मतलब होता है कि अपनी लोगों की समस्याओं को समझकर उसको हल करना। ठीक है, लोगों की समस्या को अच्छे से समझना, परामर्श, काउंसलिंग बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक है, लोगों की समस्या को समझना, परामर्श का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लोगों की समस्या को, लोगों की समस्या को समझना। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पीपल, टू अंडरस्टैंड द पीपल्स प्रॉब्लम। ठीक है, उनको सुनना, समझना, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। और फिर अपने विचारों को उनको देना, उनको सही मार्गदर्शन दिखाना। ठीक है, लोगों की समस्या को समझना और उन्हें उन्हें सही मार्गदर्शन देना। सही मार्गदर्शन देना, ये सभी चीजें किस में आती? परामर्श में आती, काउंसलिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का लक्ष्य नहीं है? कौन सा लक्ष्य नहीं है भैया? व्यवहार बदलने की सुविधा देना, टू फैसिलिटेट बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंज हो जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, ठीक है, दे सकते हैं हम लोग। पारस्परिक संबंधों को भंग करना, पारस्परिक संबंधों को क्या करना भैया? भंग करना। तो ये नहीं हो सकता। कौशल बढ़ाना ये हो सकता है। ठीक है, देखो, सीधी सीधी बात है, जब मैंने आपको बोला है कि परामर्श का मतलब क्या होता है, उनको सही मार्गदर्शन देना, मतलब उनके व्यवहार को बदलने की सुविधा दे दी हमने। निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, तो उनको हम लोग ऐसी बातें करें ताकि वो स्वयं निर्णय ले, खुद में निर्णय लेने की प्रेरणा जागृत हो जाए, उसे हम लोग परामर्श कहते हैं। ठीक है, खुद में निर्णय लेने की प्रेरणा जागृत हो जाए, उसे हम लोग परामर्श कहते हैं। कौशल बढ़ाना, बिल्कुल, परामर्श के माध्यम से हम लोग लोगों के अंदर, हमारे अधीनस्थों के अंदर कौशल को बढ़ा सकते हैं। देखो, मुझे याद है कि जब मुझे मुझे सच में बता रहा हूँ कि मैं एक बहुत छोटे गांव से पढ़ा हूँ। अगर आप लोग उस बुरहानपुर जिले में रहते होंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता है, एक छोटा सा गांव जहाँ पे 10वीं तक स्कूल है। आप इसमें समझ जाओ कि हमारा गांव कितना छोटा होगा। वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था कि भैया कि आपको बताए कि आपको ऐसा करना चाहिए, 12 के बाद ये ऑप्शन है, 10 के बाद ये ऑप्शन है, ये सब्जेक्ट से ऐसा होता है, वो सब्जेक्ट से ऐसा होता है। चूंकि पढ़ने लिखने वाले थे तो पढ़ने लिखने वाला, इसलिए मैं साइंस ले ले, तो मैं साइंस ले लिया। ठीक है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने साइंस से 11 12 किया है, फिर उसके बाद बीएससी ने स्टैटिस्टिक्स किया है, मैथ्स फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। एमबीए फाइनेंस में किया है। एमबीए फाइनेंस में करने के बाद मेरा कॉमर्स के प्रति रुचि बढ़ी। फिर मैंने कॉमर्स में एमबीए कंप्लीट, सॉरी, एमबीए मेरा फाइनेंस में हो गया। फिर मैंने सीएफए किया। सीएफए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टफ पड़ा था मुझे। ठीक है, तो उसको छोड़ दिया बीच में। फिर मैंने काम करना चालू किया, क्योंकि शादी हो गई थी, घर वालों ने बंधन बांध दिया था। तो उस समय हमें परामर्श देने वाला कोई नहीं था, काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था कि रितेश ये ऐसा करो, रितेश वो करो। ठीक है, अगर कोई उस समय सही रूप से मार्गदर्शन दे देता तो शायद मेरे अंदर और भी कौशल आते, क्योंकि शुरू से ही मेरे मन में एक भावना रही कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, शुरू से। और शुरू से अगर मेरे मन में ऐसा भाव आकर शुरू से मैं पढ़ाने की ओर अपने विजन को लेके चलता तो शायद 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 और भी कुछ अलग अलग कर रहा होता। ठीक है, ये भी अच्छा कर रहा हूँ, अभी भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है ना कि आप परामर्श हो जाता तो मेरे कौशल के अंदर और बढ़ोतरी हो जाती। कहीं ना कहीं ये मन में लगता है, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो, आपके निर्णय आप ही को समझना पड़ता है। फिर ट्रायल एंड एरर मेथड, गलती करो फिर पता चलो यार ये तो गलती कर दी, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होती फिर, है ना? क्योंकि जब आपको पास परामर्श मिल जाता है, फिर ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होती है। उसमें फिर आपको निर्देशन क्या दिखता है? आपको दिशा दिखती है। तो यहाँ पे कौशल बढ़ाना एक परामर्श का लक्ष्य होता है। जो नहीं होता है वो है पारस्परिक संबंधों को भंग करना। नहीं, परामर्श के द्वारा पारस्परिक संबंध भंग नहीं होते, बल्कि संबंध बनते हैं, पारस्परिक संबंध बनते हैं। ठीक है, कौशल बढ़ाना, इनहांस स्किल्स, ये हो सकता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। पारस्परिक संबंधों को भंग करना परामर्श का लक्ष्य नहीं होता है। ओके,
परामर्श का वह तरीका जिसमें परामर्शदाता की भूमिका ग्राहक की भूमिका से सक्रिय होती है उसे कहते हैं द मेथड ऑफ काउंसलिंग इन विच द रोल ऑफ काउंसलिंग इज मोर एक्टिव देन द क्लाइंट। देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परामर्श का वह तरीका जिसमें परामर्शदाता की भूमिका ग्राहक की भूमिका से अधिक सक्रिय होती है। द रोल ऑफ काउंसलिंग काउंसलर इज मोर एक्टिव देन द क्लाइंट। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब आप किसी को समस्या बताते हो, है ना, आप अपना बना लेते हो उसको, क्योंकि हर किसी के सामने आप दुख तो ना बताते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। ये 101% गारंटी है कि अगर मैं आप लोगों की कोई समस्या सुनूंगा ना, तो आप अपने आप मेरे अपने बन जाओगे कि आप मेरी, मैं बोलते हैं तो आप मेरी छोटी बेटियां, मेरी बेटियां, मेरी बेटियां, मेरी बेटियां। ये अपनापन ये आया ही वहीं से, क्योंकि मुझे लोगों की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक हॉबी है ये मेरी कि भैया कि मैं लोगों की बात सुनते रहता हूँ, फिर उनको मैं बातें करके उनको समझाता हूँ। ठीक है, बड़े बच्चों को नहीं समझाता, सिर्फ 10वीं 11वीं तक के बच्चों को ही मैं समझाता हूँ, उसके बाद नहीं समझाता हूँ। कॉलेज लाइफ के बच्चे मैं बिल्कुल भी नहीं उनको बात करता हूँ। सिर्फ 12वीं तक के बच्चों से ही मैं बात करता हूँ, 9वीं से लेकर 12वीं तक के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस समय बच्चे लोग बहुत अच्छे ढंग से मोल्ड हो जाते हैं, उसके ना पहले ना उसके बाद। ठीक है, वो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, जो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि यहाँ पे जब परामर्श का वह तरीका जिसमें परामर्शदाता की भूमिका ग्राहक की भूमिका से अधिक, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यार ये कस्टमर है, क्लाइंट है, उससे ज्यादा होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, निर्देश परामर्श, डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब होता है कि निर्देशन देना, तुम्हें ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। ठीक है, ये हो गया निर्देश। ठीक है, निर्देश परामर्श। उदार, लिबरल। ठीक है, गैर निर्देश या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, उदार, उदार मतलब कि अपना बनाना वाला। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उदार परामर्श। लिबरल मतलब कि सब चीजें, बंधन उन्होंने छोड़ दिया, सारे बंधन को तोड़ दिया उन्होंने। इसलिए 7 का जो आंसर होगा वह बी होगा। क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। 7 का जो आंसर होगा वो बी होगा, जिसमें लिखा है उदार। उदार का मतलब था लिबरल, जो बिल्कुल हम लोगों ने लिबरलाइजेशन पढ़ा है ना, उदारवादिता, जिसमें कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं होता है, तो कोई बंधन नहीं होता है। जब बंधन नहीं होता है तो व्यक्ति लिबरल हो जाता है। जब लिबरल हो जाता है तो वो जो बोलना है, जैसा बोलना है वैसा वो कर सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह बी आंसर होगा। बी इज राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, बी सही जवाब। लिबरल, लिबरलाइजेशन, बिल्कुल सब चीज को क्या कर लो भैया, हटा दो, है ना। तो यहाँ पे भेद हट जाते हैं, फिर मन से मन जुड़ जाते हैं, तो मन भेद और मत भेद दोनों हट जाते हैं, और मन से मन मिलन हो जाता है, और फिर हमारी रिश्ते जो हो जाते हैं बहुत अपनेपन वाले हो जाते हैं, बहुत करीबी वाले हो जाते हैं। ठीक है, इसी की बात करते हैं हम लोग, उदार परामर्श। आया समझ में। निर्देश मतलब सिंपल निर्देशन दे रहा है कि जैसे आपको कोई समस्या है, भैया कि मेरे बाल बहुत जड़ रहे हैं, तो भैया ये रिठा लगा लो, ये लगा लो, वो करा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो ये हो गया निर्देश वाला। ठीक है, तो निर्देशन वाली की बात नहीं कर रहे हैं। जहां पे अपनापन आ जाता है, अपने भाव उत्पन्न हो जाते हैं, वहां पे उदार परामर्श चालू हो जाता है। तो 7 का जो आंसर होगा वह बी आंसर होगा। आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में हुआ था, उसके पहले अध्यक्ष, हम लोगों को पता है नेशनल प्लानिंग कमीशन। नेशनल प्लानिंग कमीशन जो सबसे पहले आया था, और उस समय जो अध्यक्ष बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमीशन, आप सोचो 1938 से हम लोग सोच रहे थे कि हमारे देश में परिवर्तन होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। चलिए, देश की रिपोर्ट में सतत विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, किसके इसमें भैया। सतत विकास का मतलब क्या होता है, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी को विकसित करना, या वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना। क्या बोल रहा है ये, भावी भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की
की सारी जरूरतों को पूरा करना, सारी जरूरतों को पूरा करना। ठीक है। भावी मतलब भविष्य की जो भी पीढ़ी है उनको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो पीढ़ी है उनकी समस्याओं को पूरा करना, मतलब कि हम लोग वर्तमान की जो पीढ़ी है उनकी सारी सुविधाओं को भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं हम लोग। हम सामाजिक रूप से भी हम लोग सामाजिक रूप से भी हम लोग कोई इसके अंदर गंदगी नहीं फैला रहे, सामाजिक रूप से भी हम लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान में तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी, ठीक है, लेकिन समझ रहे भैया हम लोग। ठीक है, तो किसकी संकल्पना के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? दैट इज ब्रेटलिन आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? ब्रेटलिन आयोग के द्वारा। ओके। तो 2030 तक इनकी 70वीं बैठक हुई थी और 70वीं बैठक में ये कितने लक्ष्य लिए गए थे? कितने लक्ष्य लिए गए थे? 17 गोल लिए गए थे। ठीक है, 17 गोल के अंदर 17 गोल को अलग अलग रूप में डिसाइड किया गया। आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको अच्छे से याद भी करवाया है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा पर्यावरण, सस्ती ऊर्जा, ये सारी चीजें, ये 17 गोल इसमें रखे गए थे जो 2030 तक इनको हासिल करना है। ठीक है, तो ये संकल्पना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? दैट इज ब्रेटलैंड आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने 2018 से 2021 के मध्य सतत विकास के कुल कितने लक्ष्यों में सकारात्मक प्रगति हासिल की है? अब सकारात्मक प्रगति का मतलब यह है कि देखो, सकारात्मक प्रगति का मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर मेनली चीज जो है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया, बाकी सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में मध्य प्रदेश जो है बहुत अच्छे स्तर पर काम किया है। यहाँ पे सकारात्मक प्रगति की बात की जा रही है, सकारात्मक प्रगति की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सकारात्मक प्रगति 17 में से 12 चीजों में, 17 में से 12 चीजों में क्या सकारात्मक प्रगति हासिल की है? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। और 6 चीजों में, सॉरी 5 चीजों में नकारात्मक प्रगति हासिल की, जिसमें एक स्वास्थ्य है, एक उसके बाद इसके बाद व्यापार है, जो नव उद्योग व्यापार होता है वो है। ठीक है, इस तरह से 5 अलग अलग क्षेत्र है। गोल पूछेगा नहीं कौन कौन से, इसे एसडीजी है। ठीक है, एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो है 17 जो दे रखे हम लोगों को, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ओके। तो इसका आंसर जो रहेगा वो 12 आंसर है। तो 12 अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उन्होंने मध्य प्रदेश ने क्या किया? एक सकारात्मक विकास किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला पर्यवेक्षक की ऑफलाइन बैच हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है, जिन्होंने अभी तक एडमिशन लिया ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन बैच की जो फीस है मात्र 999 रखी गई है, 999 इसकी फीस रखी गई है। ठीक है, मात्र 999 इसकी फीस रखी गई है। ओके, चलिए भैया, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पढ़िए। परिवर्तनकारी नेता की बात की जा रही है यहाँ पर। परिवर्तनकारी नेता क्या होता है, क्या काम करता है, ये सारी चीज पूछी जा रही है। बताइए, परिवर्तनकारी नेता क्या होता है भैया? परिवर्तनकारी नेतृत्व के सिद्धांत का एक प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? तो परिवर्तनकारी नेतृत्व क्या होता है? परिवर्तनकारी नेतृत्व क्या होता है? जो अधीनस्थों की दिशा परिवर्तित कर दे। ठीक है, दृष्टि में परिवर्तन ले आए। क्या बोल रहा है? परिवर्तनकारी, इसे करिश्माई नेता भी कहते हैं। परिवर्तनकारी नेता। ठीक है, परिवर्तनकारी नेता क्या होता है? जो लोगों के जो अधीनस्थों के जो अधीनस्थों के दृष्टि में सकारात्मक परिवर्तन
सकारात्मक परिवर्तन को विकसित करें। ठीक है, विकसित करें। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तनकारी नेता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिवर्तनकारी नेता कहते हैं। ठीक है, जो अधीनस्थों की दृष्टि में सकारात्मक क्या करे भैया? सकारात्मक परिवर्तन को विकसित करे, उसे हम लोग परिवर्तनकारी नेता कहते हैं। ठीक है, तो परिवर्तनकारी नेतृत्व के सिद्धांत का एक प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी? विफलताओं के लिए अनुयायियों को दंडित करना। ये कौन सा है? लेन देन वाला है। ये कौन सा भैया? लेन देन वाला। पता ही हम लोगों को कौन सा नेतृत्व की बात कर रहे हैं हम लोग? लेन देन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके। अनुयायियों की क्षमता का विकास करना, यथा स्थिति को बनाए रखना। यथा स्थिति का मतलब कि जो चल रहा है चलने दो भैया, जो चल रहा है चलने दो। उत्पादों की संख्या को बढ़ाना, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वही है, ये भी लेन देन वाला नेता है, जो एक मानक निर्धारित करता है और मानक के अनुसार अगर कोई कर्मचारी अधीनस्थ कार्य करता है तो उसे क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज पुरस्कार मिलता है, और नहीं करता है तो उसे क्या मिलता है? दंड मिलता है। तो यहाँ पे परिवर्तनकारी नेतृत्व की मैंने आपको परिभाषा बताई दी है। यहाँ पे अनुयायियों की क्षमता का विकास करना, अनुयायियों की क्षमता का विकास करना, यह परिवर्तनकारी नेता की विशेषता होती है, या परिवर्तनकारी नेता इस उद्देश्य के लिए इस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, परिवर्तनकारी नेता अक्सर निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं? दबंगई, डोमिनेंस, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा, मैंने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो बोलता हूं वो बिल्कुल करता हूं, जो नहीं बोलता हूं वो भी करता हूं। ठीक है, पता नहीं कौन सी पिक्चर का डाला गया। ठीक है, धैर्य होना चाहिए, धैर्य तो होना ही चाहिए भैया। लेकिन जब परिवर्तनकारी नेता जो होता है वो क्या होता है? करिश्माई होता है। क्या होता है? करिश्माई नेता होता है। करिश्माई का मतलब ये होता है कि यार वो अपनी उपस्थिति से लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाए। करिश्माई सबसे बड़ा गुण किसी भी नेता के अंदर यह होता है कि वो लोगों को परिवर्तित कर दे। ठीक है, हाउ ही कैन चेंज द अदर पीपल इन अ राइट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द करिश्माई नेता। करिश्माई नेता होते जो लोगों के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लेकर आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तनकारी नेता कहते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, तो इसे क्या है? करिश्माई नेता भी कहते हैं। संदर्भ समूह, संदर्भ समूह की प्राथमिक कार्य निम्न में से क्या है? संदर्भ समूह। अब संदर्भ समूह क्या होता है? संदर्भ समूह का मतलब यह होता है कि रेफरेंस ग्रुप जिसको बोलते हैं हम लोग, किसी और ग्रुप को क्या करना? किसी और ग्रुप से प्रेरणा लेते रहना, अपने आप की तुलना करके किसी और ग्रुप से प्रेरणा लेते रहना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संदर्भ समूह कहते हैं। ठीक है, संदर्भ समूह समझ में आ गया? किसी अन्य ग्रुप से प्रेरणा लेना, किसी अन्य ग्रुप से प्रेरणा लेना। ठीक है, संदर्भ समूह का मतलब क्या होता है? किसी अन्य समूह से प्रेरणा लेना। किसी अन्य समूह से प्रेरणा लेना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? संदर्भ समूह कहते हैं। संदर्भ समूह का प्राथमिक कार्य निम्न में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेफरेंस ग्रुप? खुद की विशेषताओं की तुलना करना, सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, या सामाजिक मनोरंजन प्रदान करना। सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना मतलब कि जो भी हमारे समुदाय के लिए अच्छा है, समुदाय के उत्थान के लिए जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं उसको आयोजित करना, यह सामुदायिक कार्यक्रम का यह संदर्भ समूह का कार्य है। क्या? वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कि पैसा देना, ये क्या संदर्भ समूह की विशेषता है क्या, या प्राथमिक कार्य है क्या? सामाजिक मनोरंजन प्रदान करना, सोशल एंटरटेनमेंट, अरे मस्ती करो, अरे क्रिकेट खेलो, अरे गुल्ली डंडा खेलो, अरे सितोलिया खेलो, ये सब चीज क्या है? सामाजिक एंटरटेनमेंट है, सामाजिक मनोरंजन है। तो ये करना भी इसका उद्देश्य नहीं होता है।
संदर्भ समूह का प्राथमिक कार्य है खुद की विशेषताओं की तुलना करना, अपने आप को कंपेयर करते रहना कि मैं कैसे अलग हूं दूसरों से, जो मेरा सिद्धांत, जो मेरा आदर्श ग्रुप है उससे मैं कैसे अलग जा रहा हूं या जा रही हूं, वही क्या कहलाता है, संदर्भ ग्रुप कहलाता है। तो खुद की विशेषताओं की तुलना करना, क्या करना भैया, खुद की विशेषताओं की क्या करना, तुलना करना, ये किसके अंतर्गत आता है भैया, संदर्भ समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, संदर्भ समूह के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान सम्मान की जरूरतों से संबंधित है। मान सम्मान देखो, रोटी कपड़ा मकान पहली स्टेज है भैया, सुरक्षा द्वितीय स्टेज है भैया, तीसरी स्टेज क्या है, प्रतिष्ठा है, और चौथी है, प्रतिष्ठा नहीं सॉरी दोस्ती है, चौथी है प्रतिष्ठा और सम्मान। चौथी, मास्लो के 5 स्तर के यह क्या है भैया, अभिप्रेरणा के स्तर है। ठीक है, सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, शुरुआती तौर पे आपको क्या चाहिए होता है, रोटी कपड़ा मकान। भैया रोटी कपड़ा मकान के बिना जीवन के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल होती रहती है। तो सबसे प्राथमिक जो मुख्य मोटिवेशन फैक्टर है किसी भी व्यक्ति का, वो होता है रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद आता है सिक्योरिटी, सुरक्षा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके अतिरिक्त नौकरी में सुरक्षा, नौकरी में परमानेंट हो जाना, ये सब चीज़ सुरक्षा में आती है। थर्ड स्टेप है दोस्ती, ठीक है, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ आती है ना। सोशल हो जाना, सामाजिक हो जाना है, मतलब दोस्ती की जगह सामाजिक लिखने में ज़्यादा अच्छा है, सामाजिक होना, सामाजिक होना। ठीक है, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान, दैट इज प्रेस्टीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये कहाँ पे आता है, चतुर्थ स्टेज पे आता है। ठीक है, प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा और सम्मान, स्वाभिमान, यहाँ पे सम्मान आता है। ठीक है, दोस्ती के साथ में सामाजिक सम्मान होता है, यहाँ पे प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चौथे नंबर पे। पांचवा नंबर आपको पता ही है, अंतिम वाला भगवान है सब कुछ भैया, सब मोह माया है, दुनिया क्या है, एक मोह माया है। ठीक है, तो पांचवें नंबर का स्तर वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है, वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं है, फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। ठीक है, जिसमें जो वित्तीय प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है, वित्तीय प्रोत्साहन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो पैसे से संबंधित होती है, जो कैश से संबंधित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय प्रोत्साहन कहते हैं। ठीक है, जो भी चीज मनी से, कैश से, ठीक है, नकद से संबंधित होती है, रोकड़ से संबंधित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय प्रोत्साहन। आपने बहुत अच्छा काम किया, मैंने 100 रुपए का नोट निकाल के दे दिया किसी को, या किसी को किसी व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट को जिसने बहुत अच्छा काम किया, उसको 100 रुपए दे दिया, ये क्या कहलाएगा, वित्तीय प्रोत्साहन कहलाएगा। मैंने अपने लाभ का हिस्सा दे दिया, वित्तीय प्रोत्साहन कहलाएगा। सैलरी दे दी, वेतन दे दिया, वित्तीय प्रोत्साहन कहलाएगा। बोनस दे दिया, लाभ की साझेदारी दे दी, ये सभी चीजें कहां पर आएगी, वित्तीय प्रोत्साहन के अंतर्गत आएगी। लेकिन प्रशंसा जो होती है वह वित्तीय प्रोत्साहन नहीं होती है, वह होती है गैर वित्तीय प्रोत्साहन। ये क्या कहलाता है, गैर वित्तीय प्रोत्साहन, गैर वित्तीय, गैर वित्तीय प्रोत्साहन। गैर वित्तीय प्रोत्साहन, ठीक है, ये सब नीचे वाले तीनों क्या है, वित्तीय प्रोत्साहन है, और नीचे क्या है, गैर वित्तीय प्रोत्साहन है। ठीक है, एक भी चीज मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी चीज को समझना है, सारी चीज बहुत इजी है, समझ में आ रही होगी आपको। निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार के अंतर्गत बाधा नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रभावी संचार के अंतर्गत 4 तरह की बाधाएं होती है, 4 तरह की बाधाएं हम लोगों ने पढ़ी थी। संगठनात्मक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं, और कौन कौन सी, संगठनात्मक बाधाएं, व्यक्तिगत बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ठीक है, कौन कौन सी बाधाएं पढ़ी हम लोगों ने, पहले नंबर पे कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, भाषा संबंधी बाधाएं।
द्वितीय नंबर पे क्या पढ़ा हम लोगों ने? ठीक है, फर्स्ट नंबर पे भाषा संबंधी हो गया, द्वितीय नंबर पे मनोवैज्ञानिक, तीसरे नंबर पे हो गया व्यक्तिगत, चौथे नंबर पे हो गया संगठनात्मक, ठीक है, संगठन, भाषा संबंधी, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत और संगठनात्मक। ठीक है, ये चार तरह की प्रभावी संचार के अंतर्गत बाधाएं होती है। अनक्लियर रवैया, एटीट्यूड, सकारात्मक रवैया, बहुत अधिक जानकारी, अलग पृष्ठभूमि। ठीक है, आपने कल्पनाएं, रवैया ही आपका क्लियर नहीं है, तो ये भी क्या है भैया, बाधा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाधा है। बहुत अधिक जानकारी, बहुत ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है, अधिक जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये भी आपकी प्रभावी संप्रेषण में क्या देगी, बाधा देगी। अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है कि किसी की संस्कृति कुछ और है, किसी और की संस्कृति कुछ और है, किसी की भाषा शैली कुछ और है, किसी दूसरे की भाषा शैली कुछ और है, तो ये अलग अलग आपके बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो उस समय भी क्या होते हैं, प्रभावी संचार में बाधा होती है। लेकिन सकारात्मक जो रवैया होता है वो उसका सही जवाब है। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड इज राइट आंसर, जो प्रभावी संचार के अंतर्गत जो होता है, भाषा में संप्रेषण में क्या होता है, बाधा नहीं डालता है। सो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संचार में मनोवैज्ञानिक बाधाओं का एक उदाहरण है? मनोवैज्ञानिक बाधाओं का उदाहरण पूछा उसने। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाधाओं का एक उदाहरण कौन सा भैया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संचार में मनोवैज्ञानिक बाधाओं का एक उदाहरण है? विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, विभिन्न भाषाएं, भाषा संबंधी हो गई, कम, बहुत कम रोशनी नहीं होगा। तकनीकी शब्द जाल, ये भी भाषा संबंधी बाधा है। ठीक है, ये भी भाषा संबंधी बाधा है, ये भी भाषा संबंधी बाधा है। पूर्वाग्रह, पहले से ही सोच लेना। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, पहले से ही, पहले से ही किसी के बारे में, किसी के बारे में सोच बना लेना। पहले से किसी के बारे में सोच को बना लेना, यह क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। पहले से सोच लिया, अरे ये तो चोमू है, अरे गधा है, तो अरे बहुत ही बेवकूफ है, और ये तो बहुत ही अच्छा है रे, ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान है। अरे भैया पहले से कुछ मत सोचो, पहले बोलने दो, उसको करने दो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आपके पास जाता है ना, आप बोलते हो अरे यार ये तो बहुत ही शानदार बंदे, आप बहुत प्यारे बच्चे, और गजब। ठीक है, तो हम पहले से कुछ नहीं सोचे, जो वर्तमान में, इसीलिए बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ये जितने भी फ्रॉड होते हैं ना, फ्रॉड जितने भी टाइप के होते हैं, सब इसी का है, पूर्वाग्रह, पहले से सोच लेना, पहले से सोच लेना। ठीक है, पहले से बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था, नेशनल रूरल इंस्टीट्यूशन फॉर द रूरल डेवलपमेंट वाज इस्टाब्लिश इन विच ईयर, कब हुई थी भैया राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था? इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भैया, हैदराबाद में। कहाँ पर है ये, हैदराबाद में, हैदराबाद। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में भैया। वर्ष 2005, 2014, 2006, 2009, कब हुआ था भैया राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था? राष्ट्रीय विकास ग्रामीण संस्था का विकास गठन कब हुआ था? 18 का आंसर कब हो, क्या होगा इसका आंसर? राइट, दैट इज सी इज द राइट आंसर, 2006 में इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था। गांव का विकास करना, गांव के अंदर सुरक्षा देना, गांव के अंदर रोजगार उत्पन्न करना, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ये सारी चीजें इस संस्थान के माध्यम से किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन में प्राधिकार का स्वरूप होता है, ठीक है, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, शक्ति। प्राधिकार का मतलब क्या होता है, शक्ति का देना।
शक्ति का होना, शक्ति का होना दैट इज कॉल्ड प्राधिकार। शक्ति का होना दैट इज कॉल्ड प्राधिकार। शक्ति का होना दैट इज कॉल्ड प्राधिकार। नीचे से ऊपर, अरे भैया शक्ति नीचे से ऊपर तो नहीं दी जाती है, ऊपर से नीचे, राइट, टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे। पावर कैसी दी जाती है? ऊपर से नीचे की ओर दी जाती है, ऊपर से नीचे की ओर पावर को दिया जाता है। दैट इज प्राधिकार का स्वरूप कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो संगठन में प्राधिकार का स्वरूप कैसे होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, शक्ति को कैसे दिया जाता है? ऊपर से नीचे की ओर। भैया ये मेरी शक्ति को मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, अब तुम्हारे पास जिसका प्रयोग कर इसका प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? नियोजन के बाद प्रबंधन का अगला कार्य होता है, नियोजन के बाद प्रबंधन का अगला कार्य होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमको पता है नियोजन के बाद प्रबंधन का अगला कार्य, देखो सबसे पहले होता है नियोजन, दूसरे नंबर पे होता है संगठन, तीसरे नंबर पे होता है नियुक्तिकरण, चौथे नंबर पे होता है निर्देशन, पांचवें नंबर पे होता है नियंत्रण। पांचवें नंबर पे क्या होता है? नियंत्रण होता है। ठीक है, पांचवें नंबर पे क्या होता है? नियंत्रण। तो नियोजन के बाद बताइए संगठन जरा नेक्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, क्लियर है? बहुत इजी था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाव समिति की उत्पत्ति हेतु उत्प्रेरक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटिमेंट्स इज कंसिडर टू बी द कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी? ठीक है, भैया बताइए कि समिति को बनाने के लिए कौन से भाव को, यहाँ पे कौन किस भाव के साथ समिति की उत्पत्ति की जाती है? किस भाव के साथ, किस भाव द्वारा समिति का, किस भाव के द्वारा समिति की स्थापना की जाती है? ठीक है, किस भाव के द्वारा समिति की स्थापना की जाती है, क्यों की जाती है भैया बताइए? परस्पर सहयोग के द्वारा, आत्मनिर्भरता के द्वारा, विशिष्टता के कारण, या अलगाव? ठीक है, समिति की स्थापना क्यों की जाती है भैया? समिति की स्थापना क्यों की जाती है? ताकि क्या हो भैया? परस्पर क्या हो? सहयोग हो, परस्पर क्या हो? सहयोग हो। और क्या हो भैया? ठीक है, परस्पर क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। समिति का मतलब ये होता है कि एक दूसरे की सहायता करना। समिति का मतलब क्या होता है भैया? एक दूसरे की सहायता करने के लिए बनाया जाने वाला संगठन क्या कहलाता है? समिति कहलाता है। क्योंकि इसमें नियम अधिनियम होते हैं, ठीक है, यह फॉर्मल औपचारिक संगठन जैसा कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा परस्पर सहयोग, ए इज राइट आंसर। समिति का संबंध, समिति का जो स्थापना जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य परस्पर सहयोग करना, और यही उसके उत्प्रेरक का कारण माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस आर द रीजन, मतलब सहयोग करना है, इसके कारण क्या बनाई जा रही है? समिति बनाई जाती है। सामाजिक संरचना का आशय है सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना का क्या आशय है भैया? सामाजिक संरचना का क्या आशय है? सोशल स्ट्रक्चर मीन्स समूह संस्थानों का संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन। समाज में व्यक्तियों का व्यवस्थित ढांचा, ठीक है, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल सोसाइटी, रीति रिवाजों और मानदंडों का समूह। ठीक है, ग्रुप ऑफ कस्टम्स एंड नॉर्म्स। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आगे भैया? सामाजिक संरचना के अंतर्गत आ जाती है। उपरोक्त तो सभी, इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल्य योजना। कौशल्य योजना किस पर केंद्रित है भैया? महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने पर और महिलाओं के कौशल विकास करने पर, दोनों की बात की जाएगी भैया यहाँ पर। कौशल्य योजना दोनों पर ही काम करती है।
उद्यमिता को बढ़ावा भी देती है, कौशल को भी बढ़ावा देती है। महिलाएं आगे बढ़े और काम करे, ठीक है, आगे बढ़े और काम करे। 23 क्वेश्चन हुए हमारे आज, ठीक है, चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे इस क्लास के बाद, जो क्लास के बाद आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे कमेंट दिखेंगे, उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर अगली क्लास में उस डाउट को क्लियर करूंगा। जिन्होंने अभी तक हमारी ऑफलाइन बैच नहीं ली, ले सकते हैं। 8 से 2 का टाइमिंग है। ऑनलाइन बैच की फीस मात्र 999 रखी गई है। ओके, ये है ESB व्यापम फाउंडेशन की फीस है 1499। ये हमारे न्यू बैचेस है अलग अलग कोर्सेज के। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की चारों किताबें आ चुकी है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये सारे व्यापम MPSI के कॉम्बो ऑफर चल रहे हैं हमारे 2799 में। इतनी सारी किताबें आपको उपलब्ध हो रही है। इसके अतिरिक्त विनर्स पब्लिकेशन, विनर्स ऐप के सारे फीचर्स हैं, कल आप लोगों ने इसी ऐप के माध्यम से टेस्ट दिया होगा। इसके अतिरिक्त ये हमारा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारी PDF इस पर मिलेगी। ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल से। बहुत बड़ा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग 3 बजे मिलेंगे। सेशन ओवर होने के बाद कमेंट लिखना ना भूले कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं कल ठीक 3 बजे। बाय बाय, जय हिंद।